हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्यम इंग्लिश क्लासेज। आर्यम इंग्लिश क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के इंग्लिश का जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके सामने। ये सभी बहुत छांट कर लाए हैं, ये हर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो डीएलएड का जो भी एग्ज़ाम हुआ है आज तक, इसमें जो है 2019 तक ये पूछे गए हैं। किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे गए हैं किसी ईयर के। तो चलिए देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से पक्का फंसेगा परीक्षा में अगर आप इतने क्वेश्चन तैयार करेंगे। आज हम 58 क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो अगर आप इतना तैयार कर लेंगे तो इसमें से आपके पेपर में ज़रूर फंसेंगे, इसलिए आप इसको शुरू से लास्ट तक देखिए। और इसके पहले भी मैं कुछ वीडियो बना चुका हूँ, डीएलएड सेकंड सेमेस्टर इंग्लिश के नाम से प्लेलिस्ट है, आप उस पर जाइए, सारी वीडियो देख लीजिए। सभी वीडियो बहुत ही यूज़फुल हैं। ग्रामर की भी वीडियो सब बनाया हूँ, क्योंकि ग्रामर और किताब दोनों मैं कवर कर रहा हूँ। अभी ऑब्जेक्टिव ख़त्म होने वाला है, तो इसके बाद मैं ग्रामर की तो बनाया हूँ, और इसका डिटेल स्टडी भी हम जो है मेन करेंगे, जो कि परीक्षा में संभावना है। क्योंकि समय कम है, इसलिए हम पहले ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं जो कि परीक्षा में पक्का आएंगे। हु इन्वेंटेड बाइलिंगुअल मेथड, पहला है, ये बहुत आता है, हर साल लगभग पूछा जाता है, बाइलिंगुअल मेथड का आविष्कार किसने किया। तो चार ऑप्शन आपके पास है, एच ई पामर, डॉक्टर वेस्ट, प्रोफेसर सीजे डॉटसन, ओ जेस्पर्सन। तो चारों में से पहले आप हर का सोच लीजिए अपने मन में, उसके बाद मैं आंसर बता रहा हूँ, कन्फर्म हो जाएगा आंसर। और आपके सामने लिख भी गया है ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो बाइलिंगुअल मेथड का आविष्कार किसने किया, प्रोफेसर सीजे डॉटसन। दूसरा है न्यू मेथड इज रिलेटेड, न्यू मेथड किससे संबंधित है, तो आपको डॉक्टर वेस्ट से संबंधित है, डॉक्टर वेस्ट ने न्यू मेथड का आविष्कार किया था। तो अगला है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एम्फेसाइज, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एम्फेसाइज मैंने जोर देता है द इम्पोर्टेंस ऑफ के महत्व पर, किस चीज़ के महत्व पर ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जोर देता है। तो दोस्तों इसकी हिंदी भी मैं सब बता दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। प्रश्न समझो, उसके प्रश्न पढ़ो, हिंदी समझ लो, तुरंत आंसर आपको मिल जाएगा। तो कह रहे हैं कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड किस चीज़ के महत्व पर जोर देता है, तो आपका जो है रीडिंग पर ये जोर दे रहा है, ठीक है ना, पढ़ने पर, ठीक है। क्योंकि ग्रामर ट्रांसलेशन में हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं, उसका ट्रांसलेशन करते हैं, ठीक है, तब समझ में आ जाता है। तो डायरेक्ट मेथड टर्म वाज क्वाइंट, डायरेक्ट मेथड टर्म को किसने जो है क्वाइंट किया था, क्वाइंट मतलब बनाया था, तो सॉरी क्वाइंट किया था, तो इन कब बनाया गया था, ठीक है। तो अभी तक तो आपको डायरेक्ट मेथड से देखिए क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो बाइलिंगुअल मेथड है, न्यू मेथड है, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड, तो डायरेक्ट मेथड को यहाँ पूछा जा रहा है कब इसका ये टर्म जो है, टर्म मतलब शब्द, ये कब सब क्वाइंट मतलब बना गया था, कब ये शब्द बना था। तो 1901 में ये शब्द जो है डायरेक्ट मेथड बना था, मतलब 1901 में ये प्रचलित हुआ। तो कम्युनिकेटिव अप्रोच आर, कम्युनिकेटिव अप्रोच क्या है, ठीक है, कम्युनिकेटिव मतलब आदान प्रदान करने वाली, अप्रोच मतलब प्रविधि, ठीक है, या उपागम। तो संचारात्मक, कम्युनिकेटिव मतलब संचारात्मक उपागम है, क्या है ये, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है, मतलब लर्नर मतलब विद्यार्थी, जो सीखने वाला, सेंटर मतलब केंद्रित, तो विद्यार्थी केंद्रित जो है उपागम है ये, ठीक है। ये मतलब विद्यार्थियों पर केंद्रित करके बनाई गई है। विच वन इज़ नॉट द सिंपल विजुअल आर्ट्स, इसमें से करें कौन सा साधारण दृश्य सामग्री नहीं है। सिंपल माने साधारण या सरल, विजुअल आर्ट्स माने दृश्य सामग्री, सरल दृश्य सामग्री नहीं है। तो मतलब दृश्य सामग्री किसे कहेंगे, जो हमको दिखाई दे उसको दृश्य, आर्ट्स मतलब सामग्री, ठीक है ना, या साइड में सहायता, तो जिसकी सहायता से हम देखें उसको आर्ट्स कहते हैं। तो सरल दृश्य सामग्री इसमें से कौन सा नहीं है, तो सीधी सी बात है, सब देखिए ब्लैक बोर्ड दिखाई पड़ेगा, चाक बोर्ड भी दिखाई पड़ेगा, बुक्स भी दिखते हैं, हम इसमें पढ़ते हैं, लेकिन रेडियो में हम सुनते हैं। तो इस तरह से ये आंसर आपका होगा रेडियो, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं आगे। हु विल बी इन्वेंटेड बाइलिंगुअल मेथड, बाइलिंगुअल मेथड का आविष्कार किसके द्वारा किया जाएगा, यानी किया गया, ठीक है। तो इसमें जो है ऑप्शन आपका प्रोफेसर सीजे डॉटसन सही है। इसके पहले भी देखिए आए थे, कई बार एग्जाम पूछा गया था, इसलिए इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि हु इन्वेंटेड बाइलिंगुअल मेथड ये पूछे, या हु विल बी इन्वेंटेड द बाइलिंगुअल मेथड, तो भी आपका प्रोफेसर सीजे डॉटसन होगा, ठीक है। मेथड्स आर अप्रोचेज, विधियाँ या उपागम ऑफ टीचिंग इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ाने की विधियाँ या उपागम इज है, क्या है, ठीक है। तो इसमें चार ऑप्शन दिए। पहला स्ट्रक्चरल अप्रोच, मतलब क्या इंग्लिश पढ़ाने की क्या क्या विधियाँ हैं या क्या क्या उपागम हैं।
तो पहले तो स्ट्रक्चरल अप्रोच, स्ट्रक्चर के आधार पर बताया जाता है। जैसे कोई ग्रामर पढ़ते हैं, टेंस पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर बताया जाता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये भी सही है। ग्रामर ट्रांसलेशन में ग्रामर तो पढ़ाई जाएगा इंग्लिश में, ये भी सही है। डायरेक्ट मेथड मतलब डायरेक्ट इंग्लिश को पढ़ाया जाता है कि मतलब इंग्लिश टू इंग्लिश भी पढ़ाया जाता है, इंग्लिश टू हिंदी पढ़ाया जाता है, मतलब इंग्लिश मीडियम में डायरेक्ट पढ़ाया जाता है। तो इस तरह से तीनों सही हैं, तो इसलिए ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, ऑल ऑफ देम। हु इज़ द वाइल्ड एनिमल ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, निम्नलिखित ऑप्शन में से कौन सा जंगली जानवर है। वाइल्ड मतलब जंगली, तो जंगली जानवर कौन है, तो कैट तो पालतू है, जान ही रहे, बिल्ली लोग पालतू भी बनाते हैं, डाक कुत्ते पालतू, फॉक्स मतलब लोमड़ी, लोमड़ी को कोई पालतू नहीं बनाते, तो यानी ये क्या है, जंगली जानवर है, इसलिए ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। चूज द नेम ऑफ बर्ड, पक्षी का नाम बताओ, इसमें से कौन सा पक्षी का नाम है, तो डियर तो जान ही रहे, ये हिरन तो पक्षी है नहीं, क्रो, हाँ क्रो का पक्षी है, कौवा पक्षी है, तो आपको ऑप्शन मिल गया, बी वाला सही है। आगे देखिए, चूज द नेम ऑफ द प्लांट इन द फॉलोइंग ऑप्शन, निम्नलिखित में से पौधों का नाम बताओ, तो पौधों का नाम क्या है इसमें, ठीक है, तो ये टारने, लिली, ये सब पौधे नहीं है, फूलों का नाम है, तो इसमें संड्रो जो है ये एक प्रकार का पौधा होता है, इस पौधे का नाम है। चलिए देख लेते हैं अगला, राइट नंबर 93 इन वर्ड्स, मतलब 93 शब्द, मतलब कि ये संख्या जो है इसको शब्दों में लिखो, 1 2 3 4 इसके हिसाब से, तो इसको तो सबका पता होगा, 93 होता है इसका, 93 का, ठीक है। ऑप्शन बी 13वां है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी एंड जॉय फॉर एवर, मतलब सौंदर्य का वस्तु जो होता है, यह थिंग मतलब वस्तु या अवयव जो होता है सुंदरता का, एंड जॉय और आनंद फॉर एवर हमेशा के लिए रहता है, सुंदरता का की वस्तु जो होती है और खुशी जो रख रहे हैं कि हमेशा के लिए होता है। तो दोस्तों ये कोटेशन ऐसे पूछा था, ए थिंग ऑफ वाइट, ठीक है, ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, अगर ऐसे आएगा तो आप जान लीजिए यही है, क्योंकि ओरिजिनल आपका इस मतलब लाइन यही है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, ठीक है ना। और एक इसको कहे हैं कि जॉन कीट्स कहे हैं, इंग्लिश के ये रोमांटिक पोएट हैं, इन्होंने कहा है कि सुंदरता की वस्तु या सुंदरता का अवयव हमेशा के लिए आनंद होता है, मतलब वो सुंदर चीज़ों का उसमें महत्व बताएं कि जो चीज़ें सुंदर हैं, उनकी कविता थी, उसमें सुराही था, उस पर चित्र वगैरह बनाते थे, मतलब तस्वीरें थी, तो तस्वीर कहें कि ये हमेशा के लिए ये ऐसे ही बने रहेंगे, उसमें प्रेम क्या थी ये सभी, ठीक है, कहें कि ये कभी बूढ़े नहीं होंगे, ये हमेशा ऐसे सुंदर रहेंगे। जैसे अब देखिए ताजमहल ही है, सुंदरता की चीज़ है, तो हमेशा वो युगों युगों तक लोग पसंद करते रहेंगे, तो इस तरह से उन्होंने कह दिया कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, तो जॉन कीट्स कहे हैं, इंग्लिश के कवि हैं। यही नहीं, ये क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में भी इंग्लिश में आता है, या यूपी टेट में भी आ सकता है। एम ऑफ पोट्री, पोट्री का उद्देश्य क्या है, तो पोट्री का उद्देश्य आपको पता है कि ट्रेन टू इमोशन, भावनाओं को प्रशिक्षित करना, यहाँ ट्रेन माने रेलगाड़ी नहीं होगी, प्रशिक्षित करना भी होता है, जैसे ट्रेन से ट्रेनिंग बना प्रशिक्षित, तो भावना को प्रशिक्षित करती है पोट्री, ठीक है, क्योंकि पोट्री भावना से ही कवि अपनी भावनाओं को ही कविता के माध्यम से लिखता है। डेवलप एस्थेटिक सेंस, एस्थेटिक मतलब सौंदर्य प्रेमी, सेंस माने भाव, सौंदर्य प्रेमी भाव को जो है क्या करता है, विकसित करता है, मतलब कि कविता में क्या कवि जो है अलंकार वगैरह का प्रयोग करके सौंदर्य, ठीक है, प्रेमी भाव को जो है वो विकसित करते हैं, ठीक है, तो उसको सुंदर बनाते हैं, अलंकृत करते हैं, अलंकार का प्रयोग करते हैं, इसलिए ये भी सही है। टू अंडरस्टैंड लाइफ बेटर, जीवन को अधिक अच्छे ढंग से समझा जाता है पोट्री के माध्यम से, मतलब जीवन के बारे में, कभी किसी के दर्शन के बारे में कुछ ना कुछ उसमें लिखे रहते हैं, तो इस तरह से तीनों भी पोट्री के उद्देश्य होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव इसमें, ठीक है, क्योंकि सभी बातें पाई जा रही हैं पोट्री में। फोर्थ डे ऑफ वीक, सप्ताह का चौथा दिन कौन सा है, तो आपको पता है चौथा दिन जो है फ्राइडे होता है, क्योंकि संडे मंडे सॉरी फ्राइडे नहीं होगा, ठीक है, वेडनेसडे होगा, क्योंकि संडे समझेंगे, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो चौथा दिन, अब संडे से कितना शुरू कर दीजिएगा, जो आएगा चौथा दिन वही हो जाएगा, तो वेडनेसडे आ रहा है, इस तरह से चौथा दिन ही नहीं दूसरा दिन भी पूछ सकता है, इसलिए आप इसको आराम से लिख दीजिएगा इस स्टाइल में। कन्वर्सेशन इज ए डायलॉग, कन्वर्सेशन में वार्तालाप, एक डायलॉग माने संवाद होता है, बिटवीन माने के बीच में, मतलब कहना कि कन्वर्सेशन जो वार्तालाप होती है कितने लोगों के बीच में होती है, तो ये हमेशा दो लोगों के बीच में होती है, क्योंकि कन्वर्सेशन बिटवीन टू इज कॉल्ड डायलॉग, ठीक है, डायलॉग की परिभाषा है कि दो के बीच की वार्तालाप को हम डायलॉग कहते हैं, ठीक है। जैसे आप डायलॉग माने होता है संवाद, जैसे आप रामायण सुनेंगे परशुराम लक्ष्मण संवाद, भरत कैकेयी संवाद, इस तरह से दशरथ कैकेयी संवाद, तो दो लोगों के बीच में ही हमेशा संवाद होता है, तो इसलिए टू इसमें रहेगा, तो डायलॉग माने संवाद, कन्वर्सेशन माने वार्तालाप। अगला है 17 नंबर का है, इन द अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, अल्फ़ाबेटिक मतलब वर्णमाला का ऑर्डर माने क्रम, यम मीन्स, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में जो यम आता है तो उसका मतलब क्या होता है, तो सबको पता है, यम फॉर, ये यम से कोई इसमें वर्ड ही नहीं दिया, तो यम फॉर मंकी, अगर मंकी नहीं होता तो मैंगो होता तो वो हो जाता, कोई भी शब्द यम से जो बनेगा वही इसका ऑर्डर, ठीक है, तो इस तरह से इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए 18वां क्वेश्चन देखते हैं,
व्हाट इज द निक नेम ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच। स्ट्रक्चरल अप्रोच का निक नेम माने उपनाम क्या होता है, तो इसका उपनाम जो है ओरल अप्रोच होता है। ठीक है, ओरल मतलब मौखिक होता है, ठीक है ना। और ये आपका सही हो जाएगा स्ट्रक्चरल अप्रोच, मतलब स्ट्रक्चर पता है तो आप मौखिक रूप से भी बता सकते हैं। हाउ मैनी वॉवल्स इन ए टू जेड। ए टू जेड मतलब ए से जेड तक कितने स्वर होते हैं, तो आपको सबको पता है 5 स्वर होते हैं, ठीक है ना। तो ये मतलब कि 5 स्वर होते हैं दोस्तों। लेकिन एक बात और बता दें कि अगर पूछा जाएगा हाउ मैनी वॉवल्स अकॉर्डिंग टू साउंड, साउंड के आधार पर कितने वॉवल होते हैं, ठीक है, तब आपको जो है 20 बताना पड़ेगा, ठीक है ना। ठीक है, 20 बताना पड़ता है। और 24 जो है 24 जो है ये आपका व्यंजन होता है, ठीक है ना। लेकिन ये साउंड के आधार पर पूछा जाएगा तब, क्योंकि एक बार सुपर टेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि वावेल और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं साउंड के आधार पर, तो 20 और 24 ऑप्शन सही था। 20 24 16 20 ऐसे दे दिया, ठीक है। लेकिन साउंड मतलब क्योंकि अंग्रेजी में आवाज़ जो है 44 होती है, ठीक है ना, तो इस हिसाब से 20 24 कॉन्सोनेंट होते हैं। इसके बारे में आपको और वीडियो हमारे में मिल जाएगा, ठीक है। आप कुछ वीडियो हम बना चुके हैं यूपी टेट के नाम से, तो उसमें ये सब बताएं हैं, और बाकी और भी वीडियो आपको डीएलएड के में भी मिल जाएगा। तो इसलिए आप बने रहे मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, सारी जानकारी आपको मिलती रहेंगी इस वीडियो से। हाउ मैनी वॉवल्स तो गया, तो 5 आप बता दीजिए। कॉन्सोनेंट 21 होते हैं। अगर साउंड नहीं पूछा है तो हमेशा यही रहेगा। हाउ मैनी कॉन्सोनेंट्स इन ए टू जेड। ए टू जेड से कितने कॉन्सोनेंट होते हैं सबको पता है, 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। हाउ मैनी काइंड्स ऑफ डिग्री कितनी होती हैं, तो आपको बताया था 3 डिग्री होती हैं दोस्तों। तीनों डिग्री हम प्लेलिस्ट में जाइए डीएलएड के, पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री चेंज करने के लिए भी आता है, तो हम बना चुके हैं इस पर वीडियो। हाउ मैनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस कितने होते हैं, तो दोस्तों इसमें जो है सेंटेंस जो है डीएलएड की बुक जो भी आपके पास होगी तो उसमें देखेंगे तो 6 प्रकार का दिया गया है। नहीं तो आप 5 प्रकार बताइए, ठीक है ना। ओरिजिनली 5 ही प्रकार होता है एसर्टिव, और एसर्टिव में जो अफर्मेटिव निगेटिव दोनों आता है। तो डीएलएड की बुक में जो दिया है कि अफर्मेटिव निगेटिव दोनों मिला के एसर्टिव, ठीक है, में दोनों आते हैं, तो इन दोनों को अलग अलग उसमें बता दिए हैं। तो इस तरह से 6 प्रकार होता है। तो आप 6 प्रकार बताइएगा, क्योंकि ऑप्शन में आपके 5 प्रकार है भी नहीं। अगर 6 नहीं है 5 है तो आप 5 ही लिख दीजिएगा, ठीक है ना, दोनों सही होंगे, ठीक है। तो आप 6 लिखिए, 6 ऑप्शन में नहीं है तो आप 5 लिख दीजिए। 5 हाउ मैनी आर्टिकल्स इन ग्रामर। ग्रामर में कितने भाग मतलब आर्टिकल्स होते हैं। आर्टिकल्स मतलब जो ए एंड द हम उसको आर्टिकल कहते हैं, तो 3 ही आर्टिकल होते हैं, ए एंड द, ठीक है। अब देखिए आगे, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन कितने प्रकार के होते हैं, तो नाउन भी 5 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, सब किताबों में दिया गया है। और नाउन के ऊपर हम वीडियो भी बना दिए, 5 प्रकार के बारे में आप देख लीजिए, क्योंकि इससे डेफिनेशन भी पूछी जाती है। हाउ मैनी काइंड्स ऑफ जेंडर। जेंडर कितने होते हैं, तो ये जेंडर, ठीक है। तो दोस्तों जेंडर तो 4 ही प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ 4 ऑप्शन दिए नहीं, इस तरह से इसमें 5 प्रकार हो जाएंगे, ठीक है ना। तो 5 ऑप्शन सही है। जब 4 नहीं है तो 5 आप बता देंगे, जैसे वही वाक्य जो है 5 ही प्रकार होते हैं, लेकिन 6 दिया है, 5 नहीं, तो इसी तरह से इसमें भी जब 4 नहीं दिए तो 5 बता दीजिए। तो जेंडर के ऊपर भी हम वीडियो बना चुके हैं, जितने भी प्रकार हैं आप उसको देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाकर, डीएलएड के नाम से, सेकंड सेमेस्टर के नाम से प्लेलिस्ट है। 26 नंबर का है, व्हिच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड सैंडविच। सैंडविच में जो है साइलेंट लेटर कौन है, तो दोस्तों सैंडविच में जो है डी साइलेंट है, क्योंकि इसको सैंडविच नहीं पढ़ा जाता, सैंडविच पढ़ा जाता है, ठीक है। और इस एक बात और भी दोस्तों बता दें कि जो लोग इसको एडजेक्टिव पढ़ते हैं, तो एडजेक्टिव भी इसको नहीं पढ़ा जाता है, एडजेक्टिव पढ़ा जाता है, तो डी साइलेंट रहता है, मतलब ग्रामर का नियम है, ठीक है। तो डी जो है, डी के बाद जे आता है तो साइलेंट रहता है, तो इस एन के बाद इसमें जो सैंडविच जो है, लेकिन इसमें भी जो है डी साइलेंट है, जैसे एडजेक्टिव में डी साइलेंट उसी तरह सैंडविच में, ठीक है। तो सैंडविच पढ़ा जाता है, सैंडविच नहीं, तो ठीक है। तो डी साइलेंट इसमें हो गया। अगला है व्हिच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी में कौन सा सब साइलेंट है, तो दोस्तों इसमें पी साइलेंट है, क्योंकि इसमें इस ग्रामर का रूल सुन लीजिए, कोई भी शब्द पी एस से शुरू होता है तो उसमें पी साइलेंट रहता है। जैसे देखिए साइकोलॉजी में और साइकोथेरेपी है, ठीक है, तो पी एस से शुरू होने वाले शब्द में पी साइलेंट होता है, बस जान लीजिए। शाम है PSALM, सामान्य भजन होता है, तो इसमें भी देखिए साइलेंट ही रहेगा पी। व्हिच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड गाइड। गाइड में कौन सा शब्द साइलेंट है दोस्तों, इसमें जो है यू साइलेंट है, क्यों, क्योंकि जो है जी का मतलब गा होता है, यू का ऊ होता है, आ लेकिन यू ऊ पढ़ा नहीं जा रहा था, जी यू मिला के गा ही पढ़ा जा रहा है, तो गाइड, ठीक है। तो जी यू से गा, तो यू साइलेंट है इसमें, इसलिए यू का कोई ऊ नहीं पढ़ा जा रहा है। अब देखिए काइंड्स ऑफ टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स मतलब पढ़ाने की जो सामग्री होती है,
ठीक है, पठन सामग्री, ठीक है, टीचिंग सामग्री। तो पढ़ाने की जो सामग्री होती है उसका प्रकार कितना होता है, तो कितने प्रकार के होते हैं? ऑडियो विजुअल एड्स, मतलब ऑडियो मतलब सुनने वाला, और विजुअल मतलब दृश्य, मतलब दृश्य श्रव्य, ठीक है। सामग्री ऑडियो एड्स मतलब दृश्य, ऑडियो मतलब श्रव्य, श्रव्य सामग्री जिसमें हम केवल सुनते हैं। विजुअल एड्स मतलब जिसमें केवल हम देखते हैं। तो इस तरह से ये तीनों जो है सामग्रियाँ सही हैं। ऑडियो विजुअल भी एक में भी हो सकता है, ऑडियो भी देखें, वीडियो भी देखें, सुने भी और देखें भी, और सुन भी सकते हैं, केवल देख भी सकते हैं, तीनों सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 3 प्रकार की टीचिंग एड्स होते हैं। अगला देखते हैं हम 30 नंबर का, एम्स ऑफ टीचिंग ग्रामर। ग्रामर टीच करने का उद्देश्य क्या होता है? तो दोस्तों ग्रामर टीच करने के उद्देश्य पहला देख लीजिए, टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग फॉर लैंग्वेज, भाषा के लिए समझ को विकसित करना, ठीक है। और दूसरा है टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। तीसरा है असिमिलेट करेक्ट पैटर्न ऑफ लैंग्वेज, भाषा के सही पैटर्न मतलब नमूने को असिमिलेट मतलब समाहित करना। तो दोस्तों ठीक है, ये सभी बातें जो है ग्रामर में आती हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। देखिए भाषा की समझ को विकसित तो करता है ग्रामर, क्योंकि बिना ग्रामर पढ़े हमको कोई भाषा समझ नहीं आता है, ठीक है। क्योंकि कहते हैं ग्रामर रूल्स ऑफ लैंग्वेज। व्याकरण, ग्रामर मतलब व्याकरण वह विद्या जिससे किसी भाषा का पढ़ना लिखना बोलना समझना आता है, ये समझना इसमें आएगा ही। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित किया जाएगा, तो भाई जब पढ़ेंगे हम भाषा तो हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमारे अंदर विकसित होता है, हम क्योंकि नियम बनाते हैं, रूल्स बनाते हैं सब। और उसके बाद असिमुलेट करेक्ट पैटर्न ऑफ, भाषा के सही नमूने को हम ग्रामर के हिसाब से ही जानते हैं कि कैसे भाषा लिखी जाएगी, बोली जाएगी। तो इस तरह से ये सभी इसमें आ जाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 31 नंबर का क्वेश्चन है, ए गुड लेसन प्लान डिस्क्राइब द, एक अच्छा लेसन प्लान जो है डिस्क्राइब मतलब वर्णन करता है, किसका वर्णन करता है? पहला है लिस्ट ऑफ प्राइमरी टीचिंग पॉइंट, दूसरा है नोट ऑफ स्टूडेंट्स एक्टिविटी, मतलब प्राइमरी टीचिंग के बिंदु की सूची को, और दूसरा स्टूडेंट्स एक्टिव विद्यार्थियों के क्रियाकलाप को, तीसरा प्रोफार्मा फॉर टीचिंग शेड्यूल, टीचिंग शेड्यूल के प्रोफार्मा को। तो दोस्तों इसमें जो है सब सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्योंकि एक अच्छा लेसन प्लान जो है प्राइमरी टीचिंग पॉइंट को की सूची को तो प्रदर्शित करता है, उसमें सूची रहती है। नोट फॉर स्टूडेंट की एक्टिविटी क्या होती है उसका भी नोट रहता है, उसको भी इसमें नोट किया जाता है, ठीक है। उसके प्रति नोट मतलब ध्यान रहता है, गौर रहता है, उसको हम बनाते हैं लेसन प्लान। तो उसमें विद्यार्थी कैसे क्रियाकलाप किए उसको भी हम लिखते हैं, ठीक है, क्या कहना है विद्यार्थी से कैसे करना। पर प्रोफार्मा फॉर टीचिंग शेड्यूल का प्रोफार्मा पूरा रहबे करता है कि कैसे हमको पढ़ाएं, कैसे पढ़ाना है, क्या क्या करना। तो शुरू में लास्ट तक ये सब कुछ रहता है लेसन, एक अच्छे लेसन प्लान में, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। 32 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज साइंस ऑफ साउंड। साइंस ऑफ साउंड मतलब आवाज़ का विज्ञान यानी ध्वनि विज्ञान। निम्नलिखित में से कौन सा इज नोन जाना जाता है, ध्वनि विज्ञान के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों ध्वनि विज्ञान जो है फोनेटिक्स कहते हैं। फोनेटिक्स माने होता है स्वर विज्ञान या ध्वनि विज्ञान, कि मतलब हम कोई भी अंग्रेजी का वर्ड कैसे पढ़ेंगे तो इसका जो है जानकारी हमको फोनेटिक्स बताता है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं आगे। तो दोस्तों चार्ट के नियम पर भी हम वीडियो बना रहे हैं, इसमें फोनेटिक्स से ही रिलेटेड है, और आगे फोनेटिक्स स्पेशल भी हम वीडियो बनाएंगे, आप इसलिए चैनल पर हमारे जाके उस चार्ट के नियम में देख लीजिएगा। और कुछ वीडियो पड़ी हैं, आगे और वीडियो बनाएंगे जल्दी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन पॉजेसिव केस, निम्नलिखित में से कौन सा पॉजेसिव केस में है, ठीक है। तो पॉजेसिव केस में देखिए इसमें कौन सा है, आपको डायरेक्ट आंसर हम बता दें, माइन है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आई सब्जेक्टिव है, मी ऑब्जेक्टिव है, यू सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों होता है, माइन आपका पॉजेसिव केस होता है। पॉजेसिव केस का मतलब जिसको हम नाउन से पहले प्रयोग करते हैं या बिना नाउन के। तो देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइलेंट इन द वर्ड्स नाइट, नाइट में कौन सा शब्द साइलेंट होता है, ठीक है। तो दोस्तों नाइट में जी साइलेंट है, क्योंकि ग्रामर का रूल है जी एन से शुरू होने वाले कोई भी शब्द में हम जी साइलेंट रहते हैं। नाइट माने होता है कुटकी, एक प्रकार का कीट होता है, ठीक है ना, जो कुत्तों वगैरह का हो जाता है, उसको नाइट कहते हैं, ठीक है। अगला देखिए 35 नंबर का है, स्ट्रक्चरल अप्रोच रिलेट्स टू, स्ट्रक्चरल अप्रोच जो है, स्ट्रक्चरल अप्रोच किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसमें वर्ड पैटर्न और सेंटेंस पैटर्न, तो शब्द जो है पैटर्न पर और वाक्य पैटर्न पर, तो दोनों से स्ट्रक्चर प्रक्रम जो है स्ट्रक्चरल अप्रोच मतलब विधि या उपागम संबंधित होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। इसमें शब्द का भी ज्ञान बताया जाता है, वाक्य कैसे बनता है शब्दों से उसको बताया जाता है, इसलिए दोनों सही, ए एंड बी दोनों वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। तो ऑप्शन आंसर नंबर सी हो जाएगा इसमें। तीसरा है फ्राइडे इज़ द डे ऑफ वीक, फ्राइडे कौन सा दिन है, ठीक है। तो फ्राइडे जो है आपको पता है 6 डे है, क्योंकि सैटरडे 7 होता है, ठीक है, 7 ही दिन होते हैं, उसके बाद संडे से नया दिन चालू हो जाता है पहले में।
हु इन्वेंटेड बाइलिंगुअल मेथड, तो सीजे डॉटसन, ये आपको पीछे भी बताया गया था, क्योंकि कई बार बहुत ज़्यादा तरीके से पूछा जाता है इसलिए हर तरीके से बनाया गया क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉजिटिव केस, कौन सा पॉजिटिव केस में है इसमें से, ठीक है। तो 38 नंबर में, तो इसमें आपका हुज जो है पॉजिटिव केस है, क्योंकि आई सब्जेक्टिव है, होम ऑब्जेक्टिव है, हु सब्जेक्टिव है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, होम, हुज। 39 नंबर का, विच लेटर आर साइलेंट इन द वर्ड विसल, विसल में कौन सा शब्द जो है साइलेंट है, ठीक है। तो इसमें आपका जो है एच साइलेंट है और टी साइलेंट है, यही आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि विसल नहीं पढ़ता, विसल एच साइलेंट रहता है, डब्ल्यू एस से कोई भी शब्द शुरू होता है तो उसमें विसल एच साइलेंट रहता है अक्सर। तो और जैसे टी भी साइलेंट रहता है। ग्रामर का नियम है एस टी, ठीक है, एस टी एल कहीं रहता है तो एस टी में टी के बाद एल रहता है तो टी साइलेंट रहता है, जैसे विसल, कौशल, ठीक है। अब इस तरह से एच और टी इसमें साइलेंट है। तो चलिए देख लेते हैं 40 नंबर का क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडजेक्टिव, निम्नलिखित में से कौन सा एडजेक्टिव है, ठीक है। तो एडजेक्टिव आपको बताना है, तो एडजेक्टिव आपका हो जाएगा सी, चूजी, ठीक है। क्यों? क्योंकि चूज माने चुनना, ये तो वर्ब है ना, शब्द आ रहा है, चूजर चुनने वाला ये नाउन है, चूजली आपका एडवर्ब है, तो ये एल वाई एडवर्ब रहता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। चूजी मतलब चुना, ठीक है, चूजी मतलब चुनने से पूर्ण या चुनाव पूर्ण, चुनाव संबंधी, ठीक है। फाइंड आउट करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जो सही शब्द लिखा है उसको हमको बताना है। तो इसमें दोस्तों, इसमें मंडे में एम ओ रहता है तो ये गलत ही है, सैटरडे में एस ए टी यू रहता है ये भी गलत है, ट्यूजडे में टी यू ई एस रहता है ये भी गलत है, तो बच्चा आपका डी यही सही है, डब्ल्यू ई डी एन ई एस टी ए वाई। वेरी नेक्स्ट, अब बाइलिंगुअल मेथड इज इन्वेंटेड बाय, बाइलिंगुअल मेथड को किसने आविष्कार किया था, तो ये आपका प्रोफेसर सीजे डॉटसन है, ठीक है, पीछे भी कई बार आया है। डॉक्टर वेस्ट मेथड इज नोन एज वेस्ट, ठीक है, वेस्ट मेथड को और किस नाम से जाना जाता है, तो आपको इसको इंडक्टिव मेथड कहते हैं, मतलब आगमन विधि, ठीक है। अब देखिए, चूज द करेक्ट आर्टिकल, वी डिसाइडेड टू स्टे, ठीक है। तो सही आर्टिकल इसमें बताना है, तो एट एक बाद होटल्स पहले लगाना, एट के बाद द लगेगा, क्योंकि कोई निश्चित वस्तु या स्थान से पूर्व दा का प्रयोग होता है। डिसाइड टू स्टे एट द होटल इन सेंटर ऑफ द टाउन, हम कस्बे के, ठीक है, मध्य में जो है होटल में ठहरे हुए थे, तो एट द, ठीक है, एट द होटल रहेगा, ठीक है, क्योंकि निश्चित स्थान बताया जाए, निश्चित स्थान से पहले द लगता है। आर्टिकल के ऊपर वीडियो मेरी बनी पड़ी है, आप प्लेलिस्ट में जाइए, डीएलएड के नाम से प्लेलिस्ट है उसमें, और ठीक है आपको मिल जाएगी आपको आर्टिकल की वीडियो, ठीक है। दा कहाँ लगता है, ए एन कहाँ लगता है, सारा कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। चूज द करेक्ट वर्ड, इज बॉय इज गर्ल, ठीक है, इसमें सही शब्द बनना है तो वाज लगेगा, वर लगेगा तो इसमें वाज लगेगा, क्योंकि दोस्तों ईच और इब्री को हमेशा एक वचन माना गया है, इसलिए देखिए इनके साथ तुरंत एक वचन का वर्ब, एक वचन, ठीक, एक वचन का वर्ब के साथ एक वचन का नाउन भी लिखा है। ईच बॉय मतलब प्रत्येक लड़का, मतलब हर एक लड़का, इसमें एक एक का सेंस रहता है, 1 बाय 1 का, इसलिए इसके साथ एक वचन की वर्ब लगती है। तो ईच इब्री के साथ एक वचन याद करिए। और चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, सही शब्द बताइए, आपको ग्रामर की स्पेलिंग बताना, तो GRAMMAR रहता है, तो ग्रामर इसको शुद्ध उच्चारण है ग्रामर, और इसमें AR रहता है, अक्सर लोग जो है GRAMMER जो है ये वाला समझते हैं, लेकिन ये गलत है, सब गलत है, AR रहता है, आप ग्रामर किताब में देख लीजिए खुद। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, सही प्रीपोजिशन बताइए, तो आई केम हिज रिक्वेस्ट, ठीक है, तो मैं आया उसके प्रार्थना पर, ठीक है, तो एट हिज रिक्वेस्ट आएगा, किसी के प्रार्थना पर, तो एट लगेगा, आन लगता नहीं, हो नहीं सकता पर कहीं, क्योंकि किसी वस्तु के ऊपर कोई चीज़ रहती है, छुए रहती है तब एट लगता है, तो यहाँ एट आन तब सॉरी आन लगता है, आन किसी कोई चीज़ किसी के ऊपर है, जैसे किताब मेज पर है तो वहाँ आन लगेगा, छुए रहे, लेकिन यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है तो एट लगेगा पर के अंग्रेजी। चूज द करेक्ट आर्टिकल, सही आर्टिकल बताओ, ही बिकेम, यहाँ तो ए लग जाएगा, क्योंकि जी वैसे भी है, पढ़ा भी जा रहा है गा, लिखा भी जा रहा है व्यंजन, तो उसके पहले यही लगेगा, ठीक है। अब देखिए, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स, निम्नलिखित शब्दों को क्रम में सेट करूँ, तो इसमें जो है कौन सा सबसे पहले होगा, टुडे नेचर मैन इज़ प्लेइंग विथ, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए क्या है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखते हैं किसी वाक्य में, तो प्ले माने खेलना, इसी में वर्ब में प्रश्न किया जाता है कौन, तो सब्जेक्ट पता चलता है, तो सब्जेक्ट लिख लीजिए, कौन खेल रहा है, मैन, मनुष्य, तो मैन सब्जेक्ट आपका हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट बाद वर्ब आता, तो मैन इज आपका, ये तो क्लियर है, पहले स्थान पर पहले रहेगा, तो सी वाला पहले रहेगा, तो देख लीजिए सी किस में है, पहले में है, तो इसलिए सी वाला ऑप्शन आपका सही। सी किसी में है ही नहीं, तो हमको और पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं अपना समय नष्ट करने के लिए, ठीक है, तो इसलिए आप सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब छांट लीजिए, मैन इज
ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब है। तो सी में ये, अगर और किसी में सी होता तो हम आगे पढ़ते, नहीं तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो अब वैसे भी जान लीजिए सी के बाद हमेशा ING आता है, हम इज एम आर के साथ। सी के बाद डी रहेगा, सी के बाद डी, ठीक है। आप ऐसे कन्फ्यूजन हो सकते हैं दोस्तों, लेकिन सी के बाद किसी में डी है नहीं है, सी डी ऑप्शन ही नहीं है, मतलब केवल सी से आपको पकड़ना है। तो ये ट्रिक होती है। तो सी माइन इज, उसके बाद जो है टुडे, तो ए आ जाएगा इसमें, माइन इज टुडे प्लेइंग, ठीक है। टुडे एडवर्ब है, मेन वर्ब से पहले एडवर्ब भी आता है, इसलिए माइन इज टुडे प्लेइंग, ठीक है। तो CAD ये हो जाएगा, प्लेइंग विथ के बाद नेचर आता है। तो यानी कि नेचर ये नाउन है, नाउन इसके पहले प्रीपोजिशन आता है। ऐसे भी पकड़ सकते हैं कि डी बी लास्ट में आएगा, बी किसके लास्ट में है, ठीक है, तो इसके लास्ट में है। तो इस तरह से शुरुआत वाला और लास्ट वाला में से कोई एक पकड़ लीजिए, उसी से आपका ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। तो ये ट्रिक होती है हल करने की इसको। तो ऑप्शन ए सही है। विच मेथड इज मिडवे, कौन सी मध्यस्थ विधि है बिटवीन ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड एंड डायरेक्ट मेथड। ट्रांसलेशन कम ग्रामर मतलब व्याकरण सा, ठीक है, अनुवाद सा के साथ जो है व्याकरण और की विधि, और डायरेक्ट मेथड के बीच कौन सी विधि मध्यस्थता करती है। तो इसमें दोस्तों बाइलिंगुअल मेथड इसकी मध्यस्थता करती है। मिडवे मतलब बिचवाई करती है, जो मध्यस्थता करती है, बिचौलिया। तो मतलब ट्रांसलेशन कम ग्रामर, ट्रांसलेशन के साथ ग्रामर की विधि और डायरेक्ट मेथड दोनों की विधि बाइलिंगुअल मेथड से आती है, क्योंकि बाइलिंगुअल मेथड मतलब द्विभाषी विधि। तो इसमें हम ग्रामर भी पढ़ते हैं और डायरेक्ट, जिस भाषा को पढ़ रहे हैं डायरेक्ट उसको तो इंग्लिश इसे पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश तो बताएंगे ही, प्लस ग्रामर करके उसकी हिंदी भी बताएंगे, एक भाषा और। तो इसलिए ये दोनों के बीच मध्यस्थता करती है, यही बाइलिंगुअल मेथड। बी आपका सही हो जाएगा। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ TLM। TLM का फुल फॉर्म क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। TLM का फुल फॉर्म होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ठीक है। तो पढ़ाने के जो पढ़ाने के लिए जो सीखने के जो संबंधी होते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल, उसको हम कहते हैं, ठीक है, TLM। तो आप कन्फ्यूज ना होना, टीचिंग के साथ लिसनिंग नहीं आएगा ना, ठीक है, लर्निंग आएगा तो लास्ट में मटेरियल भी देखना है। तो तीनों टीचिंग लर्निंग मटेरियल आप इसको याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर अक्सर आता रहता है। तो आइए 52 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 52 नंबर का क्वेश्चन है फिल द करेक्ट प्रीपोजिशन, सही प्रीपोजिशन भरो। तो वी गाट के साथ क्या, इन, एट, ऑन। तो इसमें इनटू लगेगा, गाट इनटू डिफिकल्टी, हम कठिनाई में फंस गए। तो किसी चीज़ के अंदर, ठीक है, जाने के लिए, यानी कठिनाइयों के अंदर हम फंस गए, कठिनाई में फंस गए तो इनटू लगता है, ठीक है। तो गेट इनटू माने किसी चीज़ में फंसना, तो सेकंड फॉर्म गाट इनटू हो गया। तो डी आपका सही है। व्हाट आर द टू प्रोडक्टिव स्किल, दो उत्पादन संबंधी दक्षता कौन सी है, प्रोडक्टिव, ठीक है, उपज कौशल। तो इसमें क्या है, पहला है लिसनिंग स्किल एंड रीडिंग स्किल, सुनने की दक्षता, पढ़ने की दक्षता, तो ये नहीं है, ठीक है। स्पीकिंग स्किल एंड राइटिंग स्किल, बोलने की दक्षता और लिखने की दक्षता, यही दो प्रोडक्टिव स्किल कहा जाता है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। लैंग्वेज कैन बी, ठीक है, तो एक्वायर्ड थ्रू, भाषा को एक्वायर्ड में प्राप्त किया जा सकता है, थ्रू मन से, किससे होकर प्राप्त किया जा सकता है, एक्सपोजर से, मोटिवेशन से, रेपुटेशन से, तो इन सभी से प्राप्त किया जाता है भाषा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाता है, ठीक है। क्योंकि एक्सपोजर से भी, ठीक है, मतलब किसी खुले छोड़ना, खुले रूप में उसका प्रयोग करना, मोटिवेशन, किससे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ ये भाषा का प्रयोग कर रहा है, रेपुटेशन, बार बार हम भाषा को पढ़ते हैं, दोहराते हैं, तो इन सभी चीज़ों से हम क्या करते हैं, भाषा को प्राप्त करते हैं, एक्वायर्ड करते हैं, तो हमारे अंदर भाषा की दक्षता प्राप्त हो जाती है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। व्हाट आर द टू प्रोडक्टिव स्किल, प्रोडक्टिव स्किल क्या है, दो, तो आपको अभी बताया गया था इसके पहले भी, ठीक है। तो स्पीकिंग स्किल और राइटिंग स्किल्स को प्रोडक्टिव स्किल कहा गया था, देखिए इसमें, ठीक है, व्हाट आर प्रोडक्टिव स्किल, तो ऑप्शन बी आपका सही था। तो उसी तरह से ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको स्पीकिंग और राइटिंग, ठीक है, स्पीकिंग और राइटिंग, देखिए वहाँ भी था, यहाँ भी था, ये आपका बी आपका सही है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। एंड करके चाहे पूछे या हाइफन लगा के पूछो, उससे नहीं मतलब पूछेगा। द एम ऑफ टीचिंग सेकंड लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज पढ़ाने का उद्देश्य क्या होता है, सेकंड लैंग्वेज पढ़ाने का क्या उद्देश्य होता है। तो देखिए, टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज स्पोकन, बोलचाल की भाषा को समझना, टू रीड द लैंग्वेज विद कम्प्रहेंसन, समझ के साथ जो है भाषा को पढ़ना, ये भी गलत है। टू फारगेट द मदर टंग, मातृभाषा को भूल जाना, ठीक है। तो सेकंड भाषा को पढ़ने का क्या उद्देश्य होता है, मातृभाषा को भूल जाना, तो ये आपका सही है, ठीक है। सेकंड में जैसे इंग्लिश क्या है, इंग्लिश हमारी सेकंड लैंग्वेज है, ठीक है। तो अगर हम सेकंड लैंग्वेज पढ़ेंगे, ज़्यादा सेकंड लैंग्वेज में रहेंगे तो मातृभाषा को अपने धीरे धीरे भूलते रहेंगे। अब वैसे कुछ लोग इंग्लिश मिला के बोल रहे हैं हिंदी में, तो शुद्ध हिंदी वो धीरे धीरे भूलते हैं काफ़ी। तो ये आपका डी सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, इस हिसाब से।
तो अगला है विच कंपोजिशंस प्रोवाइड्स स्टूडेंट्स फॉर फ्री थिंकिंग, कौन सा रचना जो है विद्यार्थियों को स्वतंत्र सोचने के लिए प्रदान करती है, स्वतंत्र सोचना प्रदान करती है। तो इसमें राइटिंग कंपोजिशन, लिखने से केवल तो आदमी स्वतंत्र सोचेंगे। ओरल कंपोजिशन मतलब मौखिक, ये भी नहीं हो सकता है। गाइडेड कंपोजिशन मतलब मार्गदर्शन युक्त रचना, ये भी नहीं। फ्री कंपोजिशन स्वतंत्र, अगर कंपोजिशन मतलब स्वतंत्र होकर कोई चीज़ हम रचना करेंगे तो हम स्वतंत्र सोचेंगे तभी स्वतंत्र रचना करेंगे, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग पोट्री, पोट्री पढ़ाने का क्या उद्देश्य होता है, तो इसमें आपको इन्जॉयमेंट, आनंद, आनंद के लिए पोट्री पढ़ा जाता है नहीं, कम, हाँ आनंद तो मिलता ही है क्योंकि प्रोज कहा जाता है नीरस होता है, पोट्री थोड़ा आनंद देने वाला होता है, तो ये पहला भी सही है। कंप्रहेंसन मतलब समझ हमारे अंदर आती है, ये भी सही है। अप्रिसिएशन, अप्रिसिएशन मतलब गुण, सौंदर्य की आलोचना, ठीक है, तो इसमें सौंदर्य तो रहता है, अलंकार वगैरह प्रयोग होते हैं, तो इसलिए भी सही है। तो इसलिए तीनों मिल रहे हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग पोएट्री में, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे 58 क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थे। हर साल ये डीएलएड की एग्ज़ाम में किसी न किसी ईयर में पूछे गए हैं, तो इसलिए आप इसको ज़रूर तैयार कर लीजिए। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपके परीक्षा में सीधे सीधे आएंगे, तो कुछ करना नहीं है, वीडियो आप एक बार ध्यान से देखिए, कम समझ में आए दोबारा तिबारा देख लीजिए, पूरा तैयार हो जाएगा। और ऐसे ही और यूजफुल वीडियो पाने के लिए आते लघुत्तरीय और ग्रामर की सभी आप डीएलएड की पूरी तैयारी करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके अलावा टेट, सुपर टेट सारी तैयारी इस चैनल से करवाई जाएगी, इसलिए बने रहे मेरे साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग समझ सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।